नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। परमाणु सेंटर की ब्लैक फाइल से एक ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट आउट हुई है जिसमें परमाणु युद्ध के दो खलनायकों के नाम दर्ज हैं। एक सिरफिरा है तो दूसरा सनकी। एटम बम के ये दोनों विलेन दुनिया को तबाह करने के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। उनके बीच न्यूक्लियर बम की डेंजरस डील डन हो चुकी है। आखिर कैसा है विश्व विनाश का वो मॉड्यूल जो दुनिया के लिए रिस्की हो चुका है, आप खुद देखिए। तो सनकी करेंगे दुनिया तबाह, बारूद बरसेगा बेहिसाब। इमरान एटम बम फोड़ेगा, सन की किम मिसाइल छोड़ेगा। परमाणु युद्ध के दो खलनायक, जंग होगी बड़ी भयानक। परमाणु सेंटर की ब्लैक फाइल से सीक्रेट रिपोर्ट। वर्ल्ड वॉर का लास्ट एपिसोड ऑन हुआ, इमरजेंसी मोड। दुनिया के लिए रिस्की, एक सिरफिरा, एक सन की। तो दुनिया भर में न्यूक्लियर हथियार और एटम बमों पर निगरानी रखने वाली एक संस्था के बड़े अधिकारी ने अपने इंटरव्यू में यह आशंका जताई है कि दुनिया में अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो उसके खलनायक कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया होंगे, क्योंकि इन दोनों देशों की कमान जिन लोगों के हाथों में है उनमें से एक बेहद ही सिरफिरा है जिसका नाम है इमरान खान, तो वही दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा सन की तानाशाह है जिसका नाम है किम जोंग उन। आखिर कैसे इन दोनों देशों की एटमी संधि ने तबाही की नई इबारत लिखने का खौफनाक प्लान तैयार कर लिया है? दुनिया के सबसे बड़े परमाणु सेंटर में क्यों खलबली मच गई है? देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को। नॉर्थ कोरिया जो है लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जो को बढ़ाने में लगा रहता है और दुनिया को डराने के लिए, खासकर अमेरिका और साउथ कोरिया और जापान के ऊपर दबाव बनाने के लिए आए दिन वो जो है बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करता है। नॉर्थ कोरिया ने ऑलरेडी 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर रखे हैं और लगातार वो न्यूक्लियर टेस्ट करने की धमकी भी देता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान का बिहेवियर भी हमने देखा कि लगातार वो भारत को है वो न्यूक्लियर थ्रेट देता रहता है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी देता है और लगातार वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, भारत के ऊपर हमले कराने की साजिशें करने की बात करता है। तो ये जो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर बिहेवियर है वो इतना ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। जिस तरीके का इनका नाटकीय व्यवहार है, न्यूक्लियर बिहेवियर जिस तरह का है, जितने ये रेकलेस इररिस्पॉन्सिबल तरीके से ये बातें करते हैं और इनकी जो नाटकीय नीति है गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसे में इनके द्वारा किसी भी तरह का एस्केलेशन हो सकता है। लेकिन ये देश मुझे लगता है कि इस बात को जानते हैं और इनको जानना भी चाहिए कि यदि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान किसी भी तरह की न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने की की कभी भी जरूरत करेंगे तो इन दोनों देशों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सीजीबीटीओ एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग का काम करती है। इसका काम दुनिया भर में मौजूद परमाणु हथियारों की निगरानी करना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सीजीबीटीओ का हेडक्वार्टर मौजूद है। इसके अलावा 89 देशों में 337 जगहों पर सीजीबीटीओ के सेंटर मौजूद है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है ये 1997 में ये बनी थी, लेकिन इसका काम उससे पहले से काफी पहले शुरू हो गया था। इसका मकसद सिर्फ यही था कि जो भी देश हैं जिनके पास जो न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं या मटेरियल है न्यूक्लियर हथियार बनाने का, जैसे जिनके पास एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, ये उनके लिए लागू थी, ये उनके लिए लागू करने के लिए थी। और मकसद यही था कि कोई भी न्यूक्लियर हथियार टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ टेस्ट नहीं करेंगे। सीजीबीटीओ की माने तो दुनिया के 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इनमें से सिर्फ 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ने सीजीबीटीओ पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया ने सीजीबीटीओ पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत और इजराइल ने न्यूक्लियर हथियार के लिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की बात मानी है, लेकिन पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने ना ही सीजीबीटीओ पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही वो फर्स्ट यूज को तवज्जो देते। 1999 में सीजीबीटीओ को हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। उस दौरान सभी 9 देशों को इस पर हस्ताक्षर के लिए कहा गया। हिंदुस्तान को सीजीबीटीओ ने हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, लेकिन पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क के होते हुए भारत ने इसे इंकार कर दिया। लेकिन सीजीबीटीओ को हिंदुस्तान ने यह आश्वासन दिया कि वो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर कायम रहेगा। यहाँ तक
हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत ने साइन नहीं किया है क्योंकि हम समझते हैं ये इक्वल ट्रीटी नहीं है। भारत का हमेशा यही मकसद रहा है कि जहां तक न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, भारत ने तो साफ कह दिया है कि हम न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड चाहते हैं, कि हम चाहते हैं किसी भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। तो उससे पहले जो हुई थी एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई थी, और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को आगे बढ़ने नहीं देंगे या कोई भी इसके आगे ना बनाए। तो भारत ने सोचा कि देखिए उस समय पर काफी देशों के पास न्यूक्लियर हथियार थे लेकिन भारत के पास नहीं थे, तो भारत ने सोचा कि ये या तो सभी देशों, किसी भी देश के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बाकियों के पास है तो ये भारत को फिर रोक नहीं सकते हैं। परमाणु हथियारों का जखीरा देश पाकिस्तान, परमाणु बम 150, देश नॉर्थ कोरिया परमाणु बम 30। पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने नॉर्थ कोरिया को परमाणु तकनीक बेची। इसके एवज में पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया से मिसाइल तकनीक हासिल की। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज तक किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जरा सोचिए अगर सीबीटीबीओ के बड़े अधिकारी ने जो दावा किया है वो सच हुआ तो क्या होगा। न्यूक्लियर वॉर होगी, भीषण होगी। यकीन मानिए तस्वीर बेहद भयानक और खौफनाक होगी। आप खुद देखिए वर्ल्ड वॉर का लास्ट एपिसोड। मसलन एटम बम से बर्बादी की दास्तान। 74 साल पहले दुनिया का पहला एटम बम इस्तेमाल हुआ। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला बम गिरा। अमेरिका ने 15 किलो टन का एटम बम हवाई जहाज से गिराया। हिरोशिमा में करीब 1.25 लाख लोगों की मौत हो गई। जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा एटम बम दागा गया। नागासाकी पर गिरा एटम बम हिरोशिमा से भी ताकतवर था। धमाके में करीब 80,000 लोगों की मौत नागासाकी में हुई। हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर वॉर के बाद जो तबाही मची और जिस प्रकार से उस पूरे एरिया पर बॉम्ब गिराने की वजह से उस वक्त जितने लोग मरे और जितने लोग उसके बाद और उनके सारे जनरेशंस जिस तरह से इफेक्ट हुई, उसको देखने के बाद मेरे ख्याल से किसी भी देश को न्यूक्लियर वॉर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। यह एक प्रथम और आखिरी उदाहरण होना चाहिए मानवता के लिए कि न्यूक्लियर वॉर जैसी भयंकर और तबाही लाने वाला वॉर कोई और हो ही नहीं सकता। एटॉमिक बम था, उसका जो बड़ा रूप है वो न्यूक्लियर बम्स हैं। तो आज जब परमाणु की बात करते हैं तो न्यूक्लियर बम, इसकी तबाही और मार करने की क्षमता जो एटम्स बम थे उससे लाखों गुना ज़्यादा है। चाहे वो इमीडिएट एक्शंस जिसको हम कहते हैं सैटरिंग एक्शंस, या जो पहला इम्पैक्ट होता है जिससे सब चीज़ गिर जाती है, इमारतें गिर जाती हैं, लोग मारे जाते हैं, उसके बाद उसकी जो फॉल आउट होती है, न्यूक्लियर फॉल आउट, जो क्राउड मशरूमिंग होता है, फॉल आउट होती है, वो इतना भयानक होता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस इलाके के लोगों की इसकी अफेक्ट होता है। एशिया काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंचेगी। 100 न्यूक्लियर बम धरती की आधी ओजोन लेयर को खत्म कर देंगे। ओजोन लेयर खत्म होने से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। मॉनसून का सिस्टम बिगड़ जाएगा, खेती तबाह हो जाएगी, जिंदा बचे लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। पाकिस्तान का धरती से अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और इसकी बात सबसे पहले जनरल रॉड्रिक्स होते थे, हमारे आर्मी चीफ, उन्होंने बताया था कि ये जो हमारा 9 फर्स्ट यूज के बाद यदि पाकिस्तान हिमाकत करता है, जिससे कि हम अभी डिपार्चर हो गए, हम ये नहीं कहते कि हम सेल्फ मॉनिटोरियम में हम यूज़ नहीं करेंगे, या जो ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान के संदर्भ में तो हम इसके ऊपर में नो फर्स्ट यूज़ का जो हमारा सेल्फ मॉनिटोरियम है वो ख़त्म है। तो यदि हमें यूज़ करने की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मगर मैं ये कहता हूँ कि एक आप काल्पनिक चीज़ बातें कर रही हैं, ये काल्पनिक दौरे में जो कि आपका सवाल है, तो पाकिस्तान का अस्तित्व इस पूरे विश्व से खत्म हो जाए। एयर ब्लास्ट का मतलब है हवा में ब्लास्ट होना। एयर ब्लास्ट वातावरण में हाई प्रेशर बनाता है। थर्मल रेडिएशन एयर ब्लास्ट में ज्यादा होता है। थर्मल रेडिएशन का असर 48 किलोमीटर के दायरे में होगा। 100 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही होगी। एयर ब्लास्ट के बाद बेहद तेज हवाएं चलती हैं। एयर प्रेशर से बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं।